हेलो, नमस्ते, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय गुजर गया, अपनी क्लास नहीं हो पाई। उसमें कई सारे रीजन थे, मेरा ट्रांसफ़र होना, मेरा क्वार्टर का शिफ्टिंग वगैरह। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपना जो डेली रूटीन का जो क्लासेस थी वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपनी क्लासेस वापस रेगुलरली चलने वाली है। और आज फिर से अपन 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की क्लासें अपनी चल रही थी वो आज अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और चैप्टर सेकंड ये दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का जो नाम है, इस नाम में ही सारी चीजें छिपी हुई है। क्या है कि देखो, दो चर। चर कितने रहेंगे? दो चर रहेंगे। तो सबसे पहले हम चर को समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। देखिए, अपनी गणित में दो तरह की राशियां होती है। राशियां कितने तरह की होती है? दो तरह की। उसमें देखिए, एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। तो अब तक जो दोस्तों हम जो राशियां पढ़ते आ रहे थे, जैसे कि प्राकृत संख्याएं हैं, उसी में अपन ने जीरो मिला दिया तो ये बन गई अपनी पूर्ण संख्याएं। फिर इसी में अगर अपन ने नेगेटिव नंबर्स और मिला दिए तो ये बन गई अपनी पूर्णांक। अगर अपन ने इनमें अंडर रूट वाली संख्याएं ले ली तो ये बन गई अपनी अपरिमेय। और अपन ने भिन्न वाली संख्याएं ले ली, जैसे कि 2/3, ये इस तरह से ये सारी चीजें बन गई। ये अपरिमेय, ये सारी चीजें परिमेय। तो ये जो राशियां थी, ये सारी राशियां कौन सी थी? अपनी अचर राशियां थी। अचर का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है, उसका मान कभी बदलता नहीं है, यानी कि अपरिवर्तनशील वाला जो मान होता है, अपरिवर्तनीय जो वैल्यू होती है वो कहलाती है अचर राशि। ठीक है। अब चर राशि क्या होती है? चर राशि का मतलब ये होता है कि जो चलता रहता है, मतलब चलता रहता है। जैसे x, y, z, ज्यादातर अपन इन चर राशियों को काम में लेते हैं। a, b, c, d, इस तरह से l, m, n, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह की जो राशियां अपन मानते हैं, ठीक है, गेस करते हैं, अनुमान लगा के उसकी वैल्यू को अपन मान लेते हैं कि चलो ये हो सकता है। तो जैसे अपन x मानते हैं, माना कि किसी की उम्र x वर्ष है, तो x वर्ष क्या है? 10 वर्ष भी हो सकती है, 15 वर्ष भी हो सकती है, 20 वर्ष भी हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से जो अपन राशियां मानते हैं उन्हें हम कहते हैं चर राशि। अब अगर x की वैल्यू अगर 10 वर्ष हो गई तो यहाँ x का मान कितना हो गया? 10। अगर x की वैल्यू 20 वर्ष हो गई किसी केस में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। ठीक है। अगर किसी केस में x की वैल्यू 50 वर्ष हो गई तो इस बार x का मान कितना हो गया? 50 वर्ष। तो हम क्या कहेंगे? ये जो x है ये हर कंडीशन में, यानी कि सिचुएशन या नियम बदलते ही इसकी वैल्यू, इसका मान बदल जाता है। इसका मतलब ये x क्या है? बार बार परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनीय है, अर्थात हम इसको बोलेंगे चर राशि। ठीक है। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि गणित में दो तरह की राशियां होती है, एक चर राशि, एक अचर राशि। ठीक है। अचर राशि जिसका मान कभी बदलता नहीं है, इस तरह से। और चर राशियां जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वो होती है चर राशियां। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो देखिए, हम जो पढ़ेंगे वो समीकरण पढ़ेंगे कौन से? रैखिक वाले समीकरण। ठीक है। तो रैखिक वाले समीकरण का क्या मतलब हुआ
कि इस तरह से हमारे पास कोई समीकरण आएगी जिसमें दो चर रहेंगे, हो सकता है मान लीजिए एक चर x है, दूसरा चर y है। तो इस तरह से हमारे पास दो चर आएंगे, उन दोनों चर की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू 10 गुना 5 गुना भी हो सकती है, और y की वैल्यू भी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना कितने भी गुना हो सकती है। उनमें एक रिलेशन रहेगा, या तो वो प्लस से जुड़े होंगे या माइनस से जुड़े होंगे, और उनके बराबर में कोई एक वैल्यू रहेगी। उस वैल्यू को आप समझ लीजिए, चलिए अल्फा समझ लीजिए। तो इस तरह से, और यहाँ पे ए बी मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हुआ कि देखिए x और y ये तो क्या है, चर राशियां हैं, उनके साथ में ये गुणा में एक अंक है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। गुणा में जो अंक है उसको हम गुणांक बोलते हैं। तो जो हमारी चर राशि x है उसका गुणांक कितना हो गया a, और जो हमारी चर राशि y है उसका गुणांक कितना हो गया b, और इनके बराबर में हो रहा है अल्फा या कोई भी मान लीजिए। तो इस तरह से जो समीकरण बनती है, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अब ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण को जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर जानते हो आप, इस तरह से उसमें बॉक्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी भी आंकड़ों को अपन एक निश्चित पैमाना लेकर उस ग्राफ में निरूपित कर सकते हैं। तो हमारी ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अगर हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो वो इस तरह से एक रेखा बनेगी, चाहे वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती, किसी भी प्रकार से बन सकती है, लेकिन वो बनेगी क्या, एक रेखा बनेगी। इस तरह से एक रेखा बनेगी। इसलिए ये जो समीकरणें हैं, इन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। लेकिन अब रैखिक समीकरण में देखो, एक चर भी हो सकता है, दो चर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक चर है तो वो एक रैखिक समीकरण। लेकिन हमारी ये जो समीकरण है उनमें कितने चर आने वाले हैं, दो चर आने वाले हैं। इसलिए हमारा ये चैप्टर कितने चर का है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 लेके, ये जो रैखिक समीकरणें हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 हमारे सामने है, जिसका पहला सवाल क्या है कि एक आफताब है और वो आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से। आफताब कोई व्यक्ति है और उसकी एक पुत्री है, दो व्यक्ति हो गए। वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में, यानी कि वह खुद तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व क्या था, उसकी पुत्री से 7 गुना आयु का था। ठीक, और अब से, अब मतलब वर्तमान, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हमें एक तो बीजगणित रूप में दिखाना है। किस रूप में, बीजगणित रूप में, और दूसरा हमें दिखाना है ग्राफीय रूप में। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप क्या होता है कि इन दो कंडीशन को, दो कंडीशन कौन सी, एक तो है 7 वर्ष पूर्व वाली, कौन सी, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, और दूसरी है 3 वर्ष बाद। दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपनी समीकरण बनेगी, दो समीकरण बनेगी, इसको अपन व्यक्त करेंगे। तो समीकरण वाला जो रूप रहेगा उसे हम बोलते हैं बीजगणित रूप, और फिर जो उन समीकरणों से हम ग्राफ बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राफीय रूप। ठीक है, तो देखिए, एक तो है आफताब और एक है उसकी पुत्री, तो दोनों को ही अपन मान लेते हैं, बीजगणितीय रूप कर रहे हैं पहले अपन। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे अपन, दो व्यक्ति हैं आफताब और उसकी पुत्री, तो हमने मान लिया कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, अभी वाली वर्तमान, यानी कि फिलहाल वो कितने साल का है। आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली अपन ने, x, और आयु किसमें होती है, वर्ष में होती है, तो वर्ष लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु
पुत्री की वर्तमान आयु को क्या मान लीजिए आप, y वर्ष। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से, देखना x और y, ये जो स्थिति है ये वर्तमान वाली है। कौन सी वाली, वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट में। जैसे मान लो प्रेजेंट में मेरी उम्र 30 साल है तो x का मान कितना हो गया 30, ठीक है। और हो सकता है पुत्री की आयु 7 साल है तो y का मान कितना हो गया 7, यानी कि ये वर्तमान वाली बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन हम लगाते हैं 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व किधर जाएंगे अपन, ऊपर की तरफ। तो दूसरी कंडीशन हम लिख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व वाली, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है हमारी 3 वर्ष बाद। कौन सी, 3 वर्ष बाद। देखिए अगर मेरी आयु 30 होती, x कितना होता है 30 होता, तो 7 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, 30 में से 7 अपन कम करेंगे तो 30 माइनस 7, 30 माइनस 7 मतलब 23 साल। लेकिन मेरी आयु 30 नहीं है, मेरी आयु x है। चलिए बाद वाला भी देख लेते हैं। अगर मेरी आयु 30 है तो 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 30 में 3 जुड़ जाएगा, 30 प्लस 3, 30 में क्या होगा 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान जो आयु आफताब की है वो 30 नहीं है, वो कितनी है, x है। तो 7 साल पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 3 वर्ष बाद, यानी अभी अगर उसकी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये तो हो गई आफताब वाली बात। लेकिन यही कंडीशन उसकी पुत्री पे भी लागू होगी कि पुत्री की आयु अगर अभी 7 वर्ष है तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 7, तो वर्तमान y है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, y माइनस 7, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3, ठीक है। ये वर्तमान, ये 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, और ये 3 वर्ष बाद। इसको क्या करो आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है। अब इनमें अपने को रिलेशन सेट करना है। क्या सेट करना है कि आफताब ये कह रहा अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो आफताब है वो उसकी पुत्री की जो आयु है उससे कितने गुना था, वो 7 गुना था। तो पुत्री की जो आयु है उसका अगर अपन 7 गुना कर देते हैं तो वो किसकी आयु बन जाती है, पिताजी की आयु बन जाती है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, यानी कि जो 3 वर्ष बाद वाली आयु है उसमें पुत्री का केवल 3 गुना उसका पिता बन जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व जो आयु थी उसका 7 गुना पिता के बराबर हो गया, और 3 वर्ष बाद जो थी तो उसका 3 गुना पिता के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इससे जो समीकरण निकल के आएगी 7 वर्ष पूर्व वाली, देखना इधर तो क्या रहेगा, x माइनस 7 बराबर के आगे क्या बन जाएगा, 7 इनसे गुणा होगा, 7y से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 7y, और 7 7 से गुणा होगा तो 7 7 49, माइनस लग जाएगा। अब इसको अपन समीकरण के तौर पे अगर व्यवस्थित करेंगे तो देखना x, ये 7y को अपन इधर लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि, दोनों चर राशि को हम पास पास में करेंगे। तो जब दोनों चर राशि को पास में करेंगे तो ये 7y बराबर के इधर पक्षांतरण होके आएगा। तो जैसे ही ये 7y पक्षांतरण होके इधर आएगा तो 7y क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पक्षांतरण हम करते हैं इस बराबर के चिन्ह से इधर या इधर से इधर कोई जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह था तो इधर आके माइनस का बन गया। वापस ये बराबर वाला पुल, बराबर के इधर क्या है माइनस के 49 है, और बराबर के इधर माइनस का 7 था, तो इस माइनस के 7 को उधर भेजेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अचर राशि है, अचर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ। तो माइनस का 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस का 7 बन जाएगा। या फिर तुम सारी चीजों को इधर ले लो एक तरफ, तो भी एक समीकरण बन जाएगी। देखो, तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को इधर रख लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 7y को इधर लाए तो माइनस का 7y, और देखो ये माइनस का 7 ऑलरेडी इधर ही था, और 49 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा। ऐसे कर लो, ये बराबर बच गया, और बराबर के आगे कुछ भी नहीं बचा, 0। कुछ क्यों नहीं बचा, क्योंकि 7y को भी हम इधर ले आए और 49 को भी इधर ले आए, तो ये जो बराबर था, इस बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो 0 बच गया। तो फाइनली हमारी समीकरण किस तरह से बन जाती है, x माइनस 7y, और 49 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस के 42 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी एक समीकरण। इस समीकरण को हम बोलते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसी तरह से इससे हमारी समीकरण बन जाएगी, आप इसको सॉल्व करके समीकरण बनाना, तो इससे हमारी समीकरण बनेगी x, और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, और 3 तिया 9, ये 9 इधर आएगा माइनस का 9, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 6, 0। ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो समीकरणें बन गई, जिन्हें हम बोलते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम में एक कोच होता है जो उनको सिखाता है, तो उस कोच ने क्या किया, 3,900 रुपए में 3 बल्ले, बल्ले मतलब बैट खेलने वाला, तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, क्या किया, उस क्रिकेट के कोच ने अपनी टीम के लिए 2 चीजें खरीदी, एक तो बल्ला और एक बॉल, गेंद। बल्ले कितने खरीदे उसने, 3 बल्ले, और गेंदें कितनी खरीदी, 6। टोटल सामान उसने खरीद लिया कितने में, 3,900 रुपए में। ठीक है, देखिए बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, बाद में उसने सेम वैसे ही एक बल्ला और खरीदा, और बल्ले के साथ में गेंदें कितनी खरीदी, 3 गेंदें, और वो कितने रुपए में खरीदी उसने, 1,300 रुपए में। ठीक है, अब इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को हमें बीजगणितीय रूप में दिखाना है और अपने को ज्यामितीय रूप में बदलना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें भी 2 चीजें हैं, एक बैट है और एक बॉल है, मतलब बल्ला और गेंद। तो दोनों को हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य आप क्या मान लो, x रुपया मान लो, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या मान लो आप, y रुपए मान लो। ठीक है, दोनों चीजें मान ली। अब देखिए पहली सिचुएशन तो है ये, 3 बल्ले हैं, 6 गेंदे हैं 3900 रुपए में, तो उसी को ही अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो देखना, एक बल्ले का मूल्य हमने क्या मान लिया, x रुपए, तो 2 बल्ले का कितना हो गया, 2x, 3 बल्ले का कितना हो गया, 3x, हमारे बल्ले कितने हैं, 3x, तो बल्लों का मूल्य कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, अब देखना, एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना, y, तो एक गेंद का मूल्य y, तो 2 गेंद का कितना, 2y, 3 गेंद का 3y, 4 गेंद का 4y, ऐसे ही 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो 6 गेंद के कितना हो गया, 6y। तो देखना ये वाला जो मूल्य है ये तो है गेंदों, बल्लों का, और ये वाला है गेंदों का। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, टोटल करते हैं, तो ये टोटल कितना बिल बना, 3,900 रुपए का। टोटल कितना बना, 3,900। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई। x एक बल्ले का था, 3 बल्ले खरीदे तो 3x, y एक बॉल का था, 6 बॉल खरीदी तो 6y, और टोटल हो गया 3,900। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई।
ठीक है। अब देखना दूसरी कंडीशन में क्या किया उसने, एक और बल्ला, बल्ला कितना, एक, यानी कि एक बल्ले का मूल्य हो गया x। उसी प्रकार की 3 गेंदे, गेंद कितनी हो गई 3, पहले 6 गेंदे थी 6 बाई, इस बार 3 गेंदे तो 3 बाई, एक बल्ला 3 गेंदे, दोनों का टोटल करेंगे और टोटल बिल कितना बना 1300 रुपये। टोटल बिल कितना हो गया 1300 रुपये। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो में मैं आपको उस दिक्कत का सॉर्ट आउट करवा दूंगा। तो तब तक आप इसको नोट करिए, मैं तीसरे क्वेश्चन को लेके आता हूँ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में फल खरीद रहे, देखिए 2 किलोग्राम सेब, कितने 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। दो तरह के फ्रूट है, मतलब दो चर हो गए, एक तो है 2 किलोग्राम सेब और एक है 1 किलोग्राम अंगूर। इनका टोटल मूल्य कितना था 160 रुपए, यानी कि बिल कितना बना 160। जैसे अपना बैट और बॉल अपन ने खरीदी थी तो वैसे ही उनका टोटल था 3900, वैसे इनका टोटल कितना है 160 रुपए। अब देखिए सेकंड कंडीशन, एक महीने बाद क्या हुआ, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, इनका मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस सिचुएशन को अपने को बीजगणितीय रूप में निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ भी अपने पास दो चर हैं, सेब और अंगूर, दोनों का ही अपन मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे कि माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ऐसे मत मान लेना एक सेब का मूल्य, क्योंकि हमें सेब 1 2 3 4 गिनती में नहीं दिया, हमें किस कंडीशन में दिया, किलोग्राम में दिया, तो हम भी किलोग्राम में ही मानेंगे। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना मान लीजिए आप, x रुपए मान लीजिए, ठीक है। और वैसे ही 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो अंगूर का मूल्य कितना हो गया y रुपीज, ठीक है। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपीज हो गया, ठीक है। अब देखिए पहली सिचुएशन क्या है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो देखना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे ही। और अंगूर तो 1 किलोग्राम ही है, और अंगूर का 1 किलोग्राम का कितना है y, तो ये हो गया y। देखना सेब का मूल्य इतना, अंगूर का मूल्य इतना, टोटल बिल कैसे बनाएंगे, जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो टोटल बिल बन जाएगा। और टोटल बिल कितना था 160 रुपए का। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 160। ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन, पहली समीकरण बन गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब है और 2 किलोग्राम अंगूर है। तो इनको कैसे करेंगे, देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, तो 4 का हो गया 4x। अंगूर कितने हैं 2 किलो, 1 किलो अंगूर का y, तो 2 किलो अंगूर का 2y, तो 2 किलो अंगूर का हो गया ये 2y। टोटल बिल कैसे बनेगा, 4x प्लस 2y, दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और ये टोटल बिल कितना बना, टोटल बिल बना था 300 रुपए का। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 300। ये बन गई हमारी सेकंड कप इक्वेशन, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली प्रश्नावली में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।